हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कंसर्न ऑफ द ड्रग सेफ्टी। ओके, एंड दिस इज पर्टिकुलरली इन द सिलेबस ऑफ बी फार्म 8th semester. Okay, so what is pharmacovigilance? The first question arise in our mind. What is pharmacovigilance? What is our strategy? Whenever we know any of the new word, we are dividing that word. हमको कोई भी नया वर्ड मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं. सो फार्माकोविजिलेंस. ओके, सो यहाँ इसको आप डिवाइड कर लीजिए. वी कैन डिवाइड इन दिस वे, फार्माको एंड प्लस विजिलेंस. ओके, सो बेसिकली दिस टर्म अराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, सो दे आर टू वर्ड, फार्माकोन एंड विजिलेयर. ओके, pharmacon means drug. Pharmacon means drug. And what does it mean? Vigilayer. Vigilayer means keep watch on. Okay, so what does it mean? Keep watch on. Okay, what does it mean? Means we need to watch the effect of the drug on the patient and we must regularly watch on the effect of the drug. Okay, सो रेगुलरली हमें इसके इफेक्ट को देखते रहना चाहिए. विजिलेंस मीन्स पर्टिकुलरली अगर विजिलेंस का भी हम वर्ड देखें तो विजिलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे पुलिस अपनी विजिलेंस रखती है या कोई भी सीबीआई है तो वो एक विजिलेंस रखती है, तो उसका मतलब ये होता है कि नज़र रखे रखना. ओके, so similarly pharmacovigilance is the program in which we are watching or keep watching on the effect of the drug. Now as we know what kind of effect of the drug can be produced, so drug can produce better effect, beneficial effect, and sometimes drug also cause some side effect or we can say adverse drug reaction. Adverse drug reaction terminology also known in the short term ADR. Okay, so in 2002 WHO, World Health Organization, WHO giving a definition of the pharmacovigilance, and they give the definition that pharmacovigilance is the science which deals with detection, first one detection, assessment, understanding and prevention of ADR. What they are saying, इस फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस ऐसी साइंस है जो क्या करती है, डिटेक्शन करती है किसका? एडीआर का. एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन. इट ऑल्सो असेस द एडीआर, असेसमेंट करती है कि एडीआर कितना है, किस लेवल का है, माइनर है, मेजर है, मॉडरेट है या उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है. देन अंडरस्टैंडिंग करती है उसका, क्या अंडरस्टैंडिंग करती है, क्यों हुआ है, ये होने वाला था, ड्रग के इफेक्ट थे उस वजह से हुआ है, या इज देयर एनी सम अदर कॉज, उसका कोई और रीज़न है. तो अंडरस्टैंडिंग करती है एडीआर का. प्लस इट ऑल्सो सजेस्ट द प्रिवेंशन ऑफ एडीआर, कि किस तरह से एडीआर को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है. ड्रग की डोज कम की जा सकती है, ड्रग की फ्रिक्वेंसी कम की जा सकती है. व्हाट आर द वेरियस ऑप्शन? सो particularly pharmacovigilance is the science which deals with four things: detection, assessment, understanding and prevention. Okay, so these four things you must remember. ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस. ओके, नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट? कोई भी ब्रांच अगर शुरू हुई है तो इसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, इसकी कोई ना कोई नीड होनी चाहिए. ओके, इन दैट केस वी मस्ट रिमेंबर कि फार्माकोविजिलेंस का बेनिफिट क्या है. ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फार्माकोविजिलेंस? बेसिकली इफ वी नो द एडीआर ऑफ द ड्रग, अगर हमें पता लग जाएंगे ड्रग के एडीआर क्या है, ओके, इन दैट केस कौन कौन बेनिफिशियल हो सकता है उसका. देखिए, फर्स्ट मेडिकल स्टाफ बेनिफिट होगा. मेडिकल स्टाफ को पता होगा कि किस ड्रग से क्या क्या एडवर्स इवेंट आ रहे हैं, ड्रग के यूज़ करने के बाद में किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में किस तरह के एडवर्स इवेंट आए हैं, तो उस केस में क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आने वाले जो नए पेशेंट हैं अगर उसी केस में आते हैं तो उनको ड्रग की कितनी डोज देनी है, नहीं देनी है, ये उसका पता होगा. ओके, देन पैरामेडिकल स्टाफ एंड फार्मासिस्ट. ओके, तो यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल स्टाफ एंड फार्मासिस्ट का भी इंडिया में काफ़ी बड़ा रोल है और वी कैन से वर्ल्ड वाइड ही इन सबका काफ़ी बड़ा रोल है.
अगर हम इंडिया की बात करें तो आप अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहां पर कि मेडिकल स्टाफ नियुक्त ही नहीं है। तो इन दैट केस वहां पर सो मेनी टाइम्स पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट भी हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में, तो उनको भी बेनिफिट होगा कि उनको पता होगा कि कौन सी ड्रग के क्या एडवर्स इवेंट आ रहे हैं। एज वेल एज दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रीटमेंट। ओके, डॉक्टर के साथ रह के वो जब मेडिकेशन देते हैं तो उनको भी नॉलेज होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ को नॉलेज होनी चाहिए, फार्मासिस्ट इज प्रोवाइडिंग द ड्रग्स, सो दे मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, क्या ड्रग की सेफ्टी क्या है। अगर ये नहीं पता होगा तो वो ड्रग का मिसयूज होगा वहाँ पे। ओके, then pharmaceutical company, as pharmaceutical company are formulating the drug, manufacturing the drug, so they must know about the adverse event. Okay, तो वो अब उनको अगर एडवर्स इवेंट का पता होगा तो वो जब उस ड्रग पैकेज की लेबलिंग करेंगे तो वहाँ पर प्रिकॉशन मेंशन किया जाएगा। ओके, एंड अगर कोई फॉर्मुलेशन एरर हो या किसी और तरह का एरर हो, मैन्युफैक्चरिंग एरर हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर उनको कंपनी को पता होनी चाहिए, जिससे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा कि उसकी ड्रग जो है साइड इफेक्ट नहीं कर रही है। ओके, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से जो है एडवर्स इवेंट कॉज करती हैं। ओके, देन पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। ओके, तो ये सबसे बड़ा तबका जो जिसको फ़ायदा होना है फार्माको विजिलेंस से, वो कौन है? दे आर द पेशेंट। ओके, पेशेंट एंड उनके रिलेटिव दोनों किस तरह से बेनिफिशियल है। देखिए यहाँ पर जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा उस केस में क्या होगा, पेशेंट को अगर कम एडवर्स इवेंट होंगे तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा और पेशेंट जल्दी ठीक होकर घर पर जाएगा। जैसे हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस में ट्रीटमेंट लॉन्ग चलता है। ओके, और उसमें जो ड्रग दी जाती है फर्स्ट लाइन थेरेपी दी जाती है, जैसे रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, तो ये सारी ड्रग क्या करती हैं, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। ओके, सो उस केस में रेगुलरली वॉच किया जाता है ड्रग को। अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो तो उसको ये ड्रग जो हैं वो उनकी डोज कम की जाती है, दूसरी जो सेकेंड लाइन ड्रग है उस पर स्विच ओवर किया जाता है। ओके, अगर किसी पेशेंट ने और उसके साथ में जो मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ लगे हुए उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लीवर टॉक्सिसिटी का बर्डन हो सकता है। इस केस में उनकी डेथ भी हो सकती है, और अगर उससे बचा होगा तो उनका टाइम ड्यूरेशन जो हॉस्पिटल में उनको गुजारना है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर थेरेपी वाइज भी और कॉस्ट इफेक्टिव वाइज भी दोनों ही केस में जो है पेशेंट और उनके रिलेटिव को बेनिफिट होगा। ओके, सो दीज आर द सम बेनिफिट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का पर्पज क्या है बेसिक। ओके, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट की है, कोई नई ब्रांच स्टार्ट की है तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। ओके, तो यहाँ पर्पज देखिए, सबसे पहले बात आती है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पर जो भी ड्रग प्रेस्क्राइब की जाएंगी पेशेंट को, इन दैट केस द ड्रग शुड बी रैशनल, मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें वो ड्रग कितनी सुटेबल रहती है। ओके, जैसे अभी आप लोगों ने कोरोना के केस में देखा, बहुत सारे पेशेंट को रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं थी फिर भी रेमडेसिविर लगाया गया, या फिर बहुत सारे पेशेंट को ज़रूरत थी वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ किस तरह से रैशनल, किस पेशेंट को किस हद तक किस ड्रग की ज़रूरत है। ओके, इन दैट केस द ड्रग शुड बी यूटिलाइज। और अगर जैसे एंटीबायोटिक बहुत सारी प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं, ओके, तो उस केस में एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कौन सी एंटीबायोटिक नहीं देनी है, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है, तो ड्रग के एडवर्स इवेंट की रिस्क और बेनिफिट को देखते हुए ड्रग को स्टार्ट किया जाएगा। तो इसीलिए रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा फार्माकोविजिलेंस से हमें ड्रग की सेफ्टी के बारे में पता लगेगा तो हम क्या कर सकेंगे, ड्रग का रैशनल यूज़ किया जाएगा, मतलब सही तरीके से, सही जगह, सही पेशेंट के साथ में उसका यूज़ होगा, उसकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रखनी, क्या डोज रखनी है, उनको बहुत सही तरीके से यूज़ किया जा सकेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर फार्माकोविजिलेंस के बारे में अच्छे से पता होगा और उस ड्रग की सेफ्टी के बारे में अच्छे से पता होगा तो ड्रग क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रग चूज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और ये हेल्प ही फर्दर किसके अंदर आएगी, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर्स को इसमें ड्रग्स को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन देयर इज़ अ डिक्रीज ड्रग रिलेटेड हार्म। ओके,
अगर फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता होगा, जैसा कि हमें पता चला है कि दे आर सम ड्रग, सम एंटीबायोटिक विच आर कॉजिंग क्रेनियल नर्व टॉक्सिसिटी, दे आर सम ड्रग विच कैन कॉज लीवर एंड किडनी टॉक्सिसिटी। ओके, सो अगर उस केस में हमारे पास में दूसरी ड्रग अवेलेबल होंगी, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड आर कॉजिंग सच काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, बट for particular kind of infection if we have a much better antibiotic like fluoroquinolones हैं हमारे पास में, तो वो उनका साइड इफेक्ट कम है rather than अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो किस पेशेंट के अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ करना है नहीं करना है वो क्लिनिकल कंडीशन हमें पता लग जाएगी, और उससे क्या होगा कि ड्रग रिलेटेड जो हार्म होंगे पेशेंट को वो नहीं होंगे, मतलब वो मिनिमाइज कर दिए जाएंगे। ओके, so this is another important part. Then further safety of the drug, okay, safety of the drug for the patient. तो यहाँ पर जो भी ड्रग यूज़ की जा रही है, हम ये चाहते हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी ये चाहती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी ये चाहती हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्द ठीक हो, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे टाइम कम हो और पेशेंट की कॉस्ट जो हॉस्पिटल में आ रही है वो कम हो। तो इससे ड्रग की एफिकेसी और ड्रग की कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ पेशेंट की जो लाइफ है वो थोड़ी सी स्मूथ होगी। ओके, क्योंकि सेफ्टी अगर हमें पता होगी और सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा तो पेशेंट को जो अदर हार्म है वो कम होंगे। जैसे मैंने आपको टीबी का एग्जांपल दिया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में क्या होता है, अगर हमारे पास में पेशेंट की हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारे पेशेंट की हियरिंग प्रॉब्लम ड्रग को स्टॉप करने के बाद में वापस आ जाती है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं आती है। तो वो सब कुछ केसेस हमें पता होगा, तो इससे हम पेशेंट और डॉक्टर काफ़ी एश्योर हो जाएंगे कि उनको कौन सी ड्रग यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। दैट ऑल डिपेंड ऑन द रिस्क बेनिफिट रेशियो। ओके, अगर हम कोरोना के केस की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली पेशेंट को हमें बचाना ही था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने रिस्क ली। ओके, हमने क्या किया, रिस्क ली, इवन दो हमारे पास में इफिकेसी के बारे में पूरा पता नहीं था। क्लियर, बट जो अदर इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर हमें पूरा हमारे पास में क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा अवेलेबल होता है, तो हमें पता होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ ड्रग फॉर द पेशेंट। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ फार्माकोविजिलेंस। अब सबके मन में ये बात आती है कि फार्माकोविजिलेंस की एक्टिविटी क्या है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ फार्माकोविजिलेंस। सो फार्माकोविजिलेंस हैविंग अ few activities. What are those? The first one is post marketing surveillance, and the second one dissemination of ADR. ADR means adverse drug reaction and changes in the labeling of the drug. Okay, so what we are doing in post marketing surveillance. Okay, first understand what is post marketing surveillance. ओके तो आप ये समझिए, यहाँ पर जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, ड्रग फेज 3 ट्रायल के बाद में मार्केट में लॉन्च हो जाती है, अगर उसको यूएस FDA और जो भी किसी कंट्री की हायर अथॉरिटी है उससे परमिशन मिल जाती है। तो ओके, तो यहाँ पर फिर जब ड्रग बहुत बड़ी लार्जर पॉपुलेशन में यूज़ आती है तो वहाँ पर उस ड्रग के और हमें सारे डाटा मिलते हैं, तो वो सारे डाटा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के अंदर आते हैं। मीन्स ड्रग जब बहुत मास स्केल ऑफ पीपल में यूज़ हो रही हैं, जैसे आपने अभी रेमडेसिविर का एग्जांपल देखा, रेमडेसिविर की हमारे पास में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक बहुत कम डाटा अवेलेबल था, बट अब जो काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल हुआ है उससे हम एनालाइज कर पाएंगे। तो ड्रग अप्रूव होने के बाद में जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडी की जाती है, मतलब कि लार्जर पॉपुलेशन में ड्रग की सेफ्टी को चेक किया जाता है, उसके अलग अलग साइड इफेक्ट को चेक किया जाता है, उसकी एडवर्स रिएक्शन की सीवियरिटी को चेक किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी, इन तीनों ही चीज़ों को चेक करने के बाद में हम जो कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस की वजह से होता है। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में हमें इफिकेसी का भी पता पड़ेगा कि कितने पेशेंट पे कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में ड्रग इफेक्टिव है और कितना ADR वो प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, और ड्रग की इफेक्टिवनेस का भी पता लगेगा, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन में वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया how drug is reacting in South Indian people and how drug is reacting in North Indian people, and then how post marketing surveillance studies are done. Okay, so there are various method. कौन से method है? First one is ADR form filling. Okay, so ADR form filling means adverse drug reaction form filling. देखिए फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया जो है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हमें फॉर्म मिलते हैं और वो फॉर्म
डॉक्टर्स के थ्रू और पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू और जो फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू फिल किए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो ये ADR फॉर्म फिलिंग का जो वर्क है ये वर्क किया जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में। Still, post pharmacovigilance is less developed in developing country and it is well developed in developed countries. Okay, यूरोपियन और अमेरिका सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, बट इंडिया, अफ्रीका, जो एशियन कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री, एशियन कंट्री जो भी हैं, वहाँ पर ये लेस डेवलप है। ओके, सो ADR का एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। देन वॉलेंट्री रिपोर्टिंग क्या है, मतलब कि जहाँ पर मेडिकल स्टाफ को जो पेशेंट आके बताते हैं कि ये ड्रग लेने के बाद में XYZ जो भी हमने ड्रग ली उसको लेने के बाद में हमें इस तरह के XYZ जो भी साइड इफेक्ट हुए उनके बारे में पता लगा है। तो वॉलेंट्री रिपोर्टिंग इज़ वेरी लेस इन इंडिया। ओके, ये बहुत कम है इंडिया के अंदर। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर येलो कार्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है। कौन सा रिपोर्टिंग सिस्टम है? येलो कार्ड रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली जो मेडिकल स्टाफ है वो येलो कार्ड फिल करते हैं ड्रग के एडवर्स रिएक्शन होने पर। ओके, तो इस तरह का वॉलेंट्री रिपोर्टिंग है, मतलब कि जो मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है वो खुद अगर किसी पेशेंट की वो ICU में, हॉस्पिटल में देख रेख कर रहे हैं तो वो खुद जाकर फॉर्म फिल करते हैं। ओके, तो इसको हम वॉलेंट्री रिपोर्टिंग बोलते हैं। बट इंडिया चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डॉक्टर की पॉपुलेशंस कम है और पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वॉलेंट्री रिपोर्टिंग कर पाएँ। ओके, देन प्रेस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ICU में कोई पेशेंट है, उसको अलग अलग मेडिसिन अलग अलग टाइम पे दी गई हैं, तो उन जो अलग अलग ड्रग दी गई है उसको देखने के बाद उन ड्रग के इफेक्ट को देखा जाता है, फिर उस पर ADR की मॉनिटरिंग की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग। देन कंप्यूटराइज रिकॉर्ड लिंकेज। ओके, तो ये जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। इंडिया में भी जो मेट्रो में नए नए 5 स्टार हॉस्पिटल्स आए हैं वहाँ पर अच्छा डेवलप हो चुका है, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड टू डेवलप मोर अबाउट द कंप्यूटर रिकॉर्ड लिंकेज। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि कंप्यूटर में ही सारा डाटा फीड होता है और मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक पूरी टीम होती है, वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को रखती है, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है। तो वो यहाँ पर लिंकेज करते हैं कि कौन सी ड्रग से पहले कैसा साइड इफेक्ट हुआ था और अब अगर बाद में दी जा रही है तो उससे अब कैसा साइड इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर रिकॉर्ड लिंकेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाबेस फॉर द फार्माकोविजिलेंस। ओके, देन मूविंग ऑन कोहार्ट केस स्टडी। कोहार्ट केस स्टडी क्या होता है? बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं जिस पर कि कोहार्ट का मतलब क्या है? कोहार्ट का मतलब है कि ऐसे पेशेंट या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कि एक कोई ड्रग लेने पर सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट हुए और वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं फिर अपने रिएक्शन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर पैनल ऑफ पीपल बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट होते हैं उनका बनता है, एंड देन दे आर डूइंग अ पर्टिकुलरली वी कैन से ट्रायल काइंड ऑफ स्टडी, मतलब क्लिनिकल ट्रायल जो होती हैं उसमें कोहार्ट स्टडीज़ भी की जाती हैं। तो ये कोहार्ट स्टडी भी दीज आर द पार्ट ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस। नाउ फर्दर एनेक्डोटल स्टडीज। व्हाट आर एनेक्डोटल स्टडीज? एनेक्डोटल स्टडीज क्या होती हैं? ये एक्चुअली क्या होते हैं? फैक्चुअल क्लेम्स होते हैं, जो कि क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल पर्सन को ऑब्जर्व होते हैं। मान लो किसी पेशेंट ने कोई ड्रग ली और उसको कोई एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व हुआ तो उसका फैक्चुअल क्लेम है, बट क्योंकि ये नॉन सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं तो इनकी भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा किया जाएगा, जो अलग अलग लोग जिनको केस हुए हैं और उनका पूरा ट्रीटमेंट शेड्यूल चेक किया जाएगा। तो इस तरह से एनेक्डोटल स्टडीज़ की जाती हैं। इनको हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोहार्ट और एनेक्डोटल स्टडीज़ को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फर्दर इफ यू आर लुकिंग अबाउट द डिसमिनेशन ऑफ ADR, देखिए यहाँ पर जो भी डिसमिनेशन ऑफ ADR से मतलब है कि बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडिया में CDSCO है या फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो रन करता है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी ड्रग्स के एडवर्स इवेंट होंगे तो उससे रिलेटेड ड्रग अलर्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर आप देखिए ड्रग अलर्ट्स हैं, मेडिकल लेटर्स हैं, तो इस तरह के लेटर्स जो हैं मतलब सीरीज़ ऑफ पब्लिकेशन रिलीज़ की जाती है।
यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, यहाँ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और उनके पब्लिकेशन आप देखिए। तो इन पब्लिकेशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2011-12 से ही जो है लेटर्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, ड्रग अलर्ट्स रिलीज़ किए जा रहे हैं पीरियोडिकली, और वो 2019 तक रिलीज़ किए गए हैं। ओके, तो इस तरह से ड्रग अलर्ट्स के में होता है कि कौन सी ड्रग ने कहाँ पर ADR रिपोर्ट किया है। ओके, इसी तरह से मेडिकल लेटर्स होते हैं जो कि बुक्स के अंदर पब्लिश किए जाते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द डिसेमिनेशन ऑफ ADR। देन इफ यू आर लुकिंग अबाउट द चेंजेस इन लेबलिंग, सो चेंजेस इन लेबलिंग मीन्स if there is some side effect of the drug or some more severe adverse event of the drug, then what are the various organization taking steps, कौन से steps वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि स्टैच्यूरी वार्निंग दी जाती है। ओके, और लेबल के अंदर चेंज किया जाता है। जैसे ड्रग का जो लेबल आता है जैसे उसमें ब्लैक बॉक्स वार्निंग आ जाती है। ओके, और जैसे कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि COX-2 इनिबिटर्स हैं, तो वो COX-2 इनिबिटर हार्ट पेशेंट के लिए थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस आती हैं कि पेशेंट रिलेटेड टू द हार्ट शुड नॉट टेक दीज ड्रग्स। ओके, एंड विड्रॉवल ऑफ द ड्रग्स, जैसे कि आपने देखा था कि कुछ जो कॉक्सिब आए थे उनका विड्रॉवल हुआ था, और इसी तरह से बहुत सारे इवेंट थे जिनमें कि ड्रग का बाद में विड्रॉवल कर लिया गया। जैसे कि मार्केट में ड्रग आई, थैलिडोमाइड थी, और फिर उसके बाद में और बहुत सारी ड्रग आई जैसे कि रोफेकॉक्सिब थी और वेल्डिकॉक्सिब थी, तो उनको कुछ जगह वहाँ पर विड्रॉ किया गया था। तो ड्रग को विड्रॉवल भी करना पड़ता है। ओके, क्योंकि उनके एडवर्स इवेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो टेरेटोजेनिक भी हो सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द चेंजेस इन द लेबलिंग ऑफ द ड्रग। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, हम लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये एक्टिविटीज़ तो हमने बता दी कि फार्माकोविजिलेंस के अंदर ये सारी एक्टिविटी होती हैं, बट सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये एक्टिविटी करता कौन है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन करता है, अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दूसरी कंट्री की बात करें तो वहाँ कौन करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी कंट्री है, जैसे इंडिया है तो हर एक कंट्री के अंदर एक सेंटर होता है जो कि फार्माकोविजिलेंस सेंटर कहलाता है। ओके, जो कि उसकी मॉनिटरिंग करता है। तो पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हेड ब्रांच जो है दिल्ली में, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CDSCO। ओके, दिस इज नॉन एज अ CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSCO। देन देयर इज अ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर, पूरा वर्ल्ड का भी एक मॉनिटरिंग सेंटर है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करता है दूसरे और सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल कंट्री के हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो उसका नाम है उपसाला। ओके, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, इट इज़ अ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर एंड इट इज़ सिचुएटेड इन स्वीडन। ओके, रिमेंबर दिस, इट इज़ सिचुएटेड इन स्वीडन। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन बन जाएंगे। उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर इज सिचुएटेड एट स्वीडन, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर कौन सा है, तो उपसाला इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है और उसको इंडियन फार्माकोपियल कमीशन रन करती है। ओके, तो यहाँ पर हम आगे फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर देखिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये किस तरह से मेज़र की जाती हैं। यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस के अंदर हम दो तरह की चीज़ें करते हैं, ये ड्रग अलर्ट्स और ADR रिपोर्टिंग, ये किस तरह से हमें मिलेंगी। पर्टिकुलरली हम कैजुअलिटी असेसमेंट करते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। ओके, तो दो चीज़ें हमारे पास में होगी, कैजुअलिटी असेसमेंट, ओके आई एम जस्ट राइटिंग हियर, असेसमेंट एंड सीवियरिटी असेसमेंट, सीवियरिटी ग्रेडिंग। तो यहाँ पर देखिए फार्माकोविजिलेंस मॉनिटरिंग सेंटर्स क्या करेंगे, बेसिकली दे आर असेसिंग कैजुअलिटी असेसमेंट एज वेल एज सीवियरिटी ग्रेडिंग बाय कलेक्टिंग द डाटा, डिसेमिनेटिंग द डाटा एंड कम्युनिकेटिंग द डाटा। तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको क्या करेंगे, दे आर कलेक्टिंग द डाटा, सेकेंड वन दे आर डिसेमिनेटिंग द डाटा एंड दे आर कम्युनिकेटिंग द डाटा। एंड टू द किसको कम्युनिकेट करेंगे, वो प्रैक्टिशनर्स को कम्युनिकेट करेंगे एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कम्युनिकेट करेंगे, पब्लिक को कम्युनिकेट करेंगे। एंड दे आर यूजिंग स्पेशल एल्गोरिदम टू मेजर द कैजुअलिटी असेसमेंट एज वेल एज सीवियरिटी ग्रेडिंग। तो कैजुअलिटी असेसमेंट के लिए वो एक एल्गोरिदम यूज करते हैं, उस एल्गोरिदम का नाम क्या है वो देखिए आप, दैट इज नारंजो एल्गोरिदम। ओके, दैट इज व्हाट
नारंजो एल्गोरिदम। ओके, नारंजो एल्गोरिदम बोला जाता है इसको, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप नाम याद रखिए कि नारंजो एल्गोरिदम इज यूज्ड टू मेजर द कैजुअलिटी असेसमेंट एंड सीवीटी ग्रेडिंग किसके थ्रू होती है, हार्टविग स्केल के थ्रू। ओके, ये किसके थ्रू होती है, हार्टविग स्केल के थ्रू होती है। ओके, हार्टविग स्केल के थ्रू सीवीटी असेसमेंट किया जाता है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, नारंजो को और हार्टविग स्केल को आप याद रखिए, यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द फार्माकोविजिलेंस। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 1, फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज A. Assessment of ADR, B. Understanding and prevention of ADR, C. Detection of ADR, and D. All are correct. Question number 2. Which of the following are activity of pharmacovigilance? A. Post-marketing surveillance, B. Dissemination of ADR, C. Changes in labeling of drugs, D. All are correct. Question number 3. Release of drug alert is a part of which pharmacovigilance activity? A. Post-marketing surveillance, B. Dissemination of ADR, C. Changes in labeling of drug, D. All are correct. Question number 4. Which of the following pharmacovigilance activity is the part of post-marketing surveillance activity? A. ADR form filling, B. Voluntary reporting, C. Computerized medical record linkage, D. All are correct. Question number 5. What is the purpose of pharmacovigilance? A. Rational use of medicine, B. Safety of medicine for patient, C. Decrease drug harm to patient, D. All are correct. Question number 6. Choose true statement for pharmacovigilance. A. CDSCO is the main body in India to approve the drug. B. Uppsala Monitoring Center is situated in Washington. C. Hartwig scale is used to measure casualty assessment. D. All are correct. So I already discussed answer of all of these questions in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.